तो हम लोग वो सारे रीजंस पढ़ रहे थे जिनकी वजह से इंडिया में जो पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं उनकी लाइफ पे असर हो रहा था, उनकी लाइफ जो है खराब हो रही थी कॉलोनियल रूल की वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से। तो अभी तक हम 3 रीजंस जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से उनकी लाइफ खराब हो रही थी। पहला ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को कल्टीवेट करना चाहते थे। जो खाली लैंड पड़ी थी या जिस पे खेती नहीं होती थी उसे वो वेस्ट लैंड समझते थे। बट वो जो ब्रिटिशर्स के लिए वेस्ट लैंड है उस पे हमारे जो पैस्टरलिस्ट हैं वो अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाते थे। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उस ज़मीन को अपने अंडर ले लिया और इंडिविजुअल्स को दे दिया, मतलब बेसिकली उस पर खेती करना जो है वो शुरू करवा दिया। इससे क्या हुआ, जो ग्रेजिंग लैंड्स पैस्टरलिस्ट के एनिमल्स के लिए, कैटल्स के लिए थी, वो कम हो गई। दूसरा रीज़न ये था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो फॉरेस्ट को भी कंट्रोल करना चाहते थे और हमारे जो पैस्टरलिस्ट हैं वो काफ़ी हद तक जो फॉरेस्ट है उस पर डिपेंड करते थे। वो फॉरेस्ट में काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल करते थे, जो फॉरेस्ट की घास वगैरह है उसमें अपने जानवरों को ले जाते थे, वहाँ पे उन्हें खाना खिलाते थे। तो इस तरीके से वो फॉरेस्ट का भी काफ़ी अच्छा इस्तेमाल कर रहे थे और उनकी वजह से उनकी लाइफ जो है वो चल रही थी। बट जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉरेस्ट को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। जो पैस्टरलिस्ट हैं उनकी लाइफ को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, उनकी मूवमेंट को रेगुलेट करना शुरू कर दिया कि तुम हमारी मर्जी से आओगे, हमारी मर्जी से जाओगे, किसी जंगल में हमारे मन के मुताबिक ही तुम दिनों तक रुक सकते हो। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा रेगुलेट, बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाई जाने लग गई। देन इन द थर्ड रीजन वी स्टडीड अबाउट दी एक्ट्स लाइक क्रिमिनल ट्राइब एक्ट। जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे ट्राइब्स को या बेसिकली जो लोग मूव करते रहते हैं उनको वो क्रिमिनल समझते थे बाय नेचर एंड बाय बर्थ। उनके लिए जो लोग सेटल्ड थे वो पीसफुल लोग थे और जो लोग मूव करते हैं उनके लिए वो अच्छे लोग नहीं थे, वो क्रिमिनल्स थे। और वो ऐसा मानते थे कि जो लोग हैं ये जो घूम रहे हैं बार बार, जो ट्रैवल करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं कंटिन्यूसली, उन्हें सेटल हो जाना चाहिए। तो उन लोगों ने ये जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट है वो लाया था, वो इंट्रोड्यूस किया था। उसके मुताबिक जो ये कम्युनिटीज़ हैं जो मूव कर रही हैं उन्हें कुछ विलेजेस में सेटल होकर रहना था और उनके वही अगेन कि उनकी मर्जी के मुताबिक ही वो उन विलेजेस से बाहर जा सकते थे। तो इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो पुट की जा रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारे pastoral communities पे। Now we will discuss the fourth reason because of which the lives of pastoralists were getting affected. So fourth, to expand its revenue income, the colonial government looked for every possible source of taxation. So from the very first reason, we have been noticing that the main purpose of Britishers is to earn as much money as possible from the poor people of India. In the last chapter also we saw that the Britishers were just stealing the resources of India. They were exploiting the resources of India and fulfilling the needs of England. वो इंडिया के सारे रिसोर्सेज को लिए जा रहे थे और उनको इंग्लैंड भेज रहे थे ताकि इंग्लैंड की जो डिमांड्स हैं वो पूरी होती रहें। So their main purpose was to fetch as much revenue or money as much as possible. But उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग उतना पैसा देने के लायक भी हैं कि नहीं, लोगों की हालत कैसी है, हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। दे डिडंट केयर अबाउट इट। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। अब ब्रिटिशर्स को क्या चाहिए? पैसा। इनके लिए बस वही है कि बाबू भैया पैसा ही पैसा होगा, इनको बस वो चीज़ है। तो ये लोग क्या करने लग गए कि जो भी चीज़ें इन्हें दिख रही थी, कोई क्राफ्ट है, कोई पैस्टरलिस्ट हैं, कोई बिजनेस किसी ने अपना खोल रखा है इंडिया में, कोई लैंड पे कल्टीवेशन कर रहा है, मतलब जहाँ पे भी उन्हें दिख रहा है वो सब जगह पे बस टैक्स थोपे जा रहे हैं। तो वो लोग क्या कर रहे थे, अपनी इस रेवेन्यू इनकम, तो रेवेन्यू इनकम मतलब बेसिकली वो इनकम, वो पैसा जो ये लोग टैक्स से कमा रहे हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड लुकिंग एट एवरी पॉसिबल वे कि कुछ भी जो हो सकता है, मतलब कहाँ से पैसा निकालें, बस वो यही ढूंढते रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, so tax was imposed on land, on canal water, on salt, on trade goods and even on animals। तो उन्होंने जानवरों को भी नहीं छोड़ा, मतलब कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि उन्हें तो हर चीज़ पे टैक्स लगाना है, उन्हें तो हर चीज़ से पैसा कमाना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लैंड के ऊपर मतलब कि जो पर्सन अगर ज़मीन पे कल्टीवेशन करेगा, खेती करेगा, तो खेती करने के लिए उसको ब्रिटिशर्स को टैक्स देना होगा। तो लैंड पे टैक्स लगा दिया। केनाल वाटर, अब होता क्या है कि
जैसे आपने देखा होगा नहर कहते हैं, जैसे कोई मेन नदी जा रही है ना। अब यहाँ दूर कोई गांव है और यहाँ इस गांव में खेती होती है। अब खेती अगर हम बारिश पे डिपेंड रहो मतलब रहेंगे तो उससे क्या होगा कि बहुत ही अनसर्टेन हो जाता है कि अच्छी बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी, बट अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो फसल जो है वो बर्बाद हो जाएगी। तो सब कुछ बारिश पे डिपेंड करता है। अब होता क्या है कि इस अनसर्टेनिटी को हटाने के लिए, इस अनिश्चितता को हटाने के लिए क्या किया जाता है कि ऐसे नदियों से छोटे छोटे कैनाल्स जो हैं वो निकाले जाते हैं। छोटी छोटी नदियां आप समझ लो, ऐसे निकाले जाते हैं कि ये जो मेन नदी जा रही है इससे इस तरीके से एक जो कैनाल है, मतलब एक ऐसी छोटी नदी है वो इधर से निकाली जाएगी और इसको इस गांव तक पहुंचाया जाएगा। ऐसे ही एक और यहाँ पे साइड में गांव है, उस पे यहाँ से एक और कैनाल निकाल के यहाँ पे इस गांव तक पानी पहुंचाया जाएगा। अब ये जो विलेजेस है वो नदी के इतने पास नहीं है कि यहाँ से डायरेक्टली नदी से पानी ले सके, क्योंकि ये दूर है, इसीलिए इन तक पानी पहुंचाने के लिए इस तरीके से कैनाल्स बनाई जाती हैं, नहर बनाई जाती हैं और इनके थ्रू नदियों से पानी जो है इन विलेजेस तक जाता है। और ये लोग क्या करते हैं फिर, इसको एक और बार यहाँ अच्छे से समझ लेते हैं। ये नदी जा रही है, ठीक है, और ये विलेज है। अब होगा क्या कि ये एक नहर गई और ये एकदम मान लो ऐसे विलेज के एकदम बीचों बीच जा रही है, ऐसे ही मान लो। अब होगा क्या कि एक बंदे का खेत है, वो क्या करेगा, उसका खेत यहाँ पे है तो वो इस कैनाल से पाइप लगा के यहाँ से पानी ले लेगा। एक बंदे का खेत यहाँ पे है तो वो इस कैनाल से पाइप लगा के ऐसे पानी ले लेगा। मतलब कि अब यहाँ पे जो लोग हैं उनको खेती करने में आसानी हो जाएगी, उनको बारिश के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। उनको जैसे उनकी फसल को पानी चाहिए वो टाइम टू टाइम अपनी फसल को इन कैनाल्स के थ्रू पानी प्रोवाइड करते रहेंगे। तो अब ये क्योंकि कैनाल्स वगैरह ब्रिटिशर्स ने बनवाई थी, इरिगेशन जो फैसिलिटी है वो लोग डेवलप कर रहे थे। अब मेन पर्पस यही था कि ऐसा नहीं था कि ये लोगों ने जो ब्रिटिशर्स ने ऐसे कैनाल वगैरह बनवाई हैं वो हमारे भले के लिए बनवाई हैं। उनका अल्टीमेट पर्पस यही था कि हम कैनाल बनवाएंगे तो उससे क्या होगा, खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी तो किसान ज़्यादा पैसा कमाएंगे, किसान ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो हमें ज़्यादा टैक्स मिलेगा। तो बस इनका मेन पर्पस जो है वो यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। ऐसा मत सोचना कि अरे बड़े भले थे, बड़ा मतलब डेवलपमेंट करके गए हैं। ठीक है, डेवलपमेंट की, बट मोटिव उनका अपने पर्पस के लिए था। तो अब इन्होंने क्या किया, ऐसे कैनाल वगैरह बनवाई। अब ये कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए कैनाल वगैरह बनवाई है, हम तुम्हें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तुम हमारी कैनाल से पानी जो है अपने खेतों में डाल रहे हो, तो तुम्हें क्या करना होगा, हमें टैक्स देना होगा। तो जो कैनाल वाटर था, जो लोग इस तरीके से सिंचाई के लिए नहर से पानी लेते थे, उस पर भी इन लोगों ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। सॉल्ट के ऊपर, अब सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया इन्होंने कि तुम सॉल्ट बना नहीं सकते। तो जैसे आपने डांडी मार्च पढ़ा होगा, बड़ा फेमस है, तो वो किस लिए था, वो जो सॉल्ट लॉज थे, जो सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाया गया था और एक तरीके से रोका गया था कि जो लोग हैं वो अपने घरों पे या फिर अपने आप नमक नहीं बना सकते। तो इस तरीके की रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे वो लोग, मतलब नमक जैसी चीज को भी नहीं छोड़ रहे थे, नमक पे टैक्स लगा रहे हैं, उसके ऊपर कानून बना रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे थे, इस तरीके से सॉल्ट पे भी उन्होंने टैक्स लगाया। ट्रेड गुड्स, मतलब कि अब कोई पर्सन जो है एक सामान जो है कहीं से खरीद रहा है और उसको कहीं ले जाकर बेच रहा है, तो ये जो सामान खरीद बेच तुम कर रहे हो, इस पे भी तुम हमें टैक्स दो। तुम ये खरीद बेचने से जो भी पैसा कमाओगे उसका कुछ परसेंट तुम्हें हमें एज टैक्स देना होगा। इस चीज़ पे टैक्स लगा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि इन्होंने जानवरों तक को नहीं छोड़ा, मतलब कि जो हमारे पैस्टोरलिस्ट वगैरह हैं वो जितने जानवरों को ज़मीन पे ले जाते थे चराने के लिए, हर जानवर के हिसाब से उन्हें टैक्स देना पड़ता था। पैस्टोरलिस्ट हैड टू पे टैक्स ऑन एवरी एनिमल दे ग्रेज्ड ऑन द पैस्चर्स, कि मतलब तुम अपने जितने जानवरों को फील्ड पे ले जा रहे हो चराने के लिए, उस हर जानवर के हिसाब से तुम्हें हमें टैक्स देना होगा। In most pastoral tracts of India, grazing tax was introduced in the mid 19th century. अब इंडिया के जो ज़्यादातर पेस्टोरल ट्रैक्ट्स थे, पेस्टोरल ट्रैक्ट मतलब ऐसे एरियाज, ऐसे ग्राउंड्स जहाँ पे जानवर जो है वो चरते हैं, जहाँ पे घास फूस है और जानवर उसे जाके चरते हैं। तो इंडिया के जो ज़्यादातर पेस्टोरल ट्रैक्ट्स थे उन पे ये ग्रेजिंग टैक्स, मतलब कि जानवरों को ग्रेज करवाने के लिए, जानवरों को घास चराने के लिए टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था। ये लगभग मिड 19th सेंचुरी में, मतलब 1850s के आसपास इस टैक्स को, ग्रेजिंग टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। The tax per head of cattle went up rapidly and the system of collection was made increasingly efficient. अब हुआ क्या कि शुरू शुरू में तो उन्होंने
क्या किया कि जो पर हेड मतलब कि हर एक जानवर के हिसाब से जो टैक्स लगाया था वो शुरू शुरू में तो कम था, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वो लोग धीरे धीरे करके, मतलब धीरे धीरे नहीं, रैपिडली, मतलब तेजी से इन लोगों ने क्या किया, जो टैक्स है ये लोग पर हेड पे इम्पोज कर रहे थे वो बढ़ा दिया। पहले इंट्रोड्यूस जब ये ग्रेजिंग टैक्स इंट्रोड्यूस किया था तो हर जानवर के हिसाब से कम किया था, बट उन्होंने फिर क्या किया, ऐसे तेजी से वो लोग बढ़ाने लग गए। पहले मान लो एक जानवर के हिसाब से वो लोग कहते थे तुम्हें 10 पैसे देने होंगे, मतलब एग्जाम्पल ले लो, बट फिर क्या कहने लगे कि अब तुम्हें 50 पैसे देने होंगे, फिर क्या कहने लगे अब तुम्हें 100 पैसे, मतलब 1 रुपया देना होगा। इस तरीके से जो टैक्स हैं वो लोग इम्पोज करने लग गए और मतलब बढ़ाते गए। और ये जो पूरा टैक्स कलेक्ट करने का सिस्टम है इसे उन लोगों ने काफ़ी इफ़िशिएंट बना दिया, मतलब कि सब कुछ अच्छे से मैनेज करना शुरू कर दिया कि कोई भी पर्सन छूट ना जाए, हर एक जानवर पे सही तरीके से टैक्स लगाएं। तो मतलब क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है कमाना है, तो वो लोग अपनी तरफ से इस पूरे सिस्टम को बेस्ट तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे थे, इफ़िशिएंट मतलब एकदम सही से बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि उनको प्रॉपर जो टैक्स हैं वो मिलते रहें और कोई वो मतलब प्रॉब्लम ना आए उन्हें। In the decades between the 1850s and 1880s, the right to collect tax was auctioned out to contractors. तो 1850s से लेके 1880s के बीच में क्या हुआ, ये ब्रिटिशर्स ने टैक्स कलेक्ट करने का राइट जो है उसे ऑक्शन करना शुरू कर दिया। ऑक्शन मतलब नीलाम। अब होता क्या है कि मान लो ये एक जगह है, इसके ऊपर इसमें कुछ विलेजेस भी हैं, मतलब इसमें कुछ घर भी हैं छोटे छोटे, इसमें घर हैं और इस घरों में मतलब घरों के आसपास लोग खेती भी कर रहे हैं, लोगों की यहाँ पे ग्रेजिंग लैंड भी है यहाँ पे कुछ। तो अब क्या होगा कि इस जगह से कौन टैक्स कलेक्ट करके लाएगा। तो पहले क्या होता था, ब्रिटिशर्स खुद जाके कलेक्ट करते थे। ब्रिटिशर्स ने अपने ऑफिसर्स को भेजा कि जाओ हर एक घर से टैक्स कलेक्ट करके लाओ। तो पहले तो ब्रिटिशर्स के खुद के एम्प्लॉयज रहते थे जैसे टैक्स कलेक्ट करके लाते थे, बट फिर क्या हुआ 1850 से लेके 1880s के बीच में इन्होंने क्या करना शुरू किया, इन्होंने एक पर्सन को हायर करना शुरू किया, मतलब एक्चुअली हायर भी नहीं, जैसे ठेका देते हैं वो देना शुरू किया। कि बहुत सारे लोग कहेंगे, मतलब इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ये कहा कि हम चाहते हैं कि ये ब्रिटिशर्स है, ठीक है, ये कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमें कोई पर्सन इस जगह से, ये वाली जो जगह है इससे हमें रेगुलरली टैक्स देता रहे। मतलब उस पर्सन का काम क्या होगा कि वो इस जगह से टैक्स कलेक्ट करे और हमें वो फिक्स्ड अमाउंट देता रहे। तो होगा क्या कि ब्रिटिशर्स कहेंगे कि ये जगह एक्स है, ठीक है, एक्स नगर। तो अब ब्रिटिशर्स ने बोला कि मुझे एक्स नगर से टैक्स कलेक्ट करना है और मुझे हर महीने तुम 10,000 रुपये जो है एज टैक्स कलेक्ट करके दोगे। मतलब ये उसने बेस जो है वो सेट कर दिया कि मुझे कम से कम इतना टैक्स तो चाहिए। फिर यहाँ पे अब 4 लोग खड़े होंगे, जैसे नीलामी लगती है ना कि 10,001, 10,002, तो वैसे ही ये लोग करेंगे। ये कहेंगे कि हम तुम्हें 10,000 नहीं, हम तुम्हें 15,000 टैक्स देंगे। फिर दूसरा कहेगा कि नहीं, हम तुम्हें 20,000 टैक्स करके देंगे, मतलब हर महीने हम तुम्हें 20,000 टैक्स यहाँ से कलेक्ट करके देंगे। तो इस तरीके से नीलामी होगी और इन सभी लोगों में से जो सबसे ज्यादा टैक्स की बोली लगाएगा, कि हम तुम्हें, मान लो एक बंदे ने कहा हम तुम्हें 25,000 टैक्स जो है, तुम तो 10,000 की कह रहे हो, हम तुम्हें 25,000 टैक्स हर महीने लाके दे देंगे, कलेक्ट करके दे देंगे। तो बेस इन्होंने ऐसे मान लो 10,000 किया था, अब बोली बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंच गई, 25,000, और 25,000 से ऊपर किसी ने बोली नहीं लगाई। तो ये पर्सन था एक कालिया, इसको यहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने का राइट मिल गया। तो अभी जो कालिया है ये है कॉन्ट्रैक्टर, मतलब कि ये बीच में ठेकेदार है, इसको ठेका मिल गया टैक्स कलेक्ट करने का। ये इस एक्स नगर से टैक्स कलेक्ट करेगा, कितना करेगा, जितना मर्जी, जितना मर्जी कलेक्ट करे, पर उसको 25,000 जो है रेगुलरली ब्रिटिशर्स को देने होंगे। तो इससे क्या होगा, इससे होगा एक्सप्लॉइटेशन, क्योंकि अब ये कालिया के ऊपर कोई बार थोड़ी है कि तुम्हें सिर्फ इतना ही कलेक्ट करना है, मतलब कि तुम्हें लोगों से भी 25,000 ही कलेक्ट करना है, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन मतलब बात बस ये है कि ये जो कालिया है ये ब्रिटिशर्स को 25,000 देगा, खुद चाहे इन लोगों से, ये जगह के लोगों से चाहे कितना ही कलेक्ट कर ले, बट ब्रिटिशर्स कह रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं, तुम हमें हर महीने 25,000 रुपये लाके देते रहो। तो अब इससे होगा क्या कि जब कालिया ने बोला है कि मैं ब्रिटिशर्स को 25,000 रुपये ला के दूंगा, तो ऐसा तो नहीं है कि ये काम वो फोकट में करेगा, उसको ये भी तो है कि मैं तो टैक्स कलेक्ट करके ला रहा हूँ और ब्रिटिशर्स को दे रहा हूँ, बट इसमें मेरा क्या फायदा होगा। वो क्या करेगा कि वो अब 30,000 कलेक्ट करेगा, वो यहाँ के लोगों को परेशान करेगा,
उनसे ज़बरदस्ती ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेगा और 30,000 रुपये जो है वो एज टैक्स यहाँ से कलेक्ट करेगा। अब इस 30,000 में से ब्रिटिशर्स को कितने देने हैं? 25,000। तो 25,000 दे देगा और इसके पास कितने बचे? 5,000। अब इसका लालच जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अब ये 30,000 कलेक्ट कर रहा है, फिर ये 35,000 कलेक्ट करने लगेगा। 35,000 में से फिर 25,000 इसको दे देगा। अब इसके पास कितना बचा? अब इसके पास 10,000 का प्रॉफिट हो गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये जो लोग हैं, जो गांव वाले हैं, जो इस जगह के लोग हैं एक्स नगर के, इनका हो रहा है शोषण, इनका हो रहा है एक्सप्लॉइटेशन। और क्योंकि यहाँ पे हमारे पेस्टरलिस्ट भी हैं, यहाँ पे हमारे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स भी हैं, यहाँ पे हमारे फार्मर्स भी हैं, हर तरीके की जनता है, तो टोटल जितने भी लोग हैं यहाँ पे अब वो एक्सप्लॉइट होंगे। इंडिया का आम आदमी जो है वो एक्सप्लॉइट होगा। मतलब ये चीज़ है, ये जो पूरा चैप्टर है, हम वैसे तो जो पर्सपेक्टिव है वो हम पेस्टरलिस्ट के बारे में समझ रहे हैं, बट ये जो ब्रिटिशर्स थे, इनका लगभग हर कम्युनिटी की तरफ से ही सेम इनका एक्शन था कि मतलब हमारे देश का जो आम नागरिक था वो परेशान ही हो रहा था, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो छोटा ट्रेडर हो, छोटा मतलब कोई बिजनेसमैन वगैरह हो, या कोई खेती बाड़ी कर रहा हो, मतलब हर पर्सन जो है वो इनके इन एक्शन से, इनकी हरकतों से परेशान था। तो ये मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया कि किस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको राइट टू कलेक्ट टैक्स जो है ऑप्शन किए जाते थे। और ये क्या करते थे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, दीज कॉन्ट्रैक्टर्स ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज हाई टैक्स as they could to recover the money they had paid to the state and earn as much profit as they could within the year। अब होता क्या था कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना हाई टैक्स, उतना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे लोगों से, ताकि वो इतना पैसा तो ले ही लें कि जितना उन्होंने ब्रिटिशर्स को प्रॉमिस किया है देने के लिए। हमारे केस में हमने एग्जाम्पल देखा कि जो कालिया है उसे 25,000 देने थे ब्रिटिशर्स को, तो वो 25,000 तो लेगा ही लेगा, मतलब लोगों से कलेक्ट करेगा ही, बट इसके ऊपर और कलेक्ट करेगा जिससे कि उसका फायदा हो, उसका खुद का प्रॉफिट हो। तो वो लोगों का क्या करेगा? एक्सप्लॉइटेशन करेगा, क्योंकि लोग ऐसे मुफ्त में तो दे नहीं देंगे, खुशी खुशी नहीं दे देंगे कि सर आयो टैक्स ले लीजिए टैक्स, तो ऐसे तो वो करेगा नहीं। तो लोग खुशी से तो टैक्स देंगे नहीं। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है ये उनको मारेगा, पीटेगा, अपने गुंडे रखेगा और लोगों को परेशान करके टैक्स निकलवाएगा। सो हमारे जो लोग थे, हमारे जो पेस्टलिस्ट हैं, वो हो रहे थे परेशान। By the 1880s, the government began collecting taxes directly from the pastoralists। अब 1880s के बाद से क्या होने लगा कि उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्टर का चक्कर हटाया कि हटो, तुम तो मतलब सारा पैसा तुम ही कमा रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्टर्स को हटाया और फिर डायरेक्टली पेस्टरलिस्ट से कलेक्ट करने लग गए कि अब हम कोई कॉन्ट्रैक्टर को नहीं बोलेंगे कि जाके पेस्टरलिस्ट से पैसा कलेक्ट करो और हमें आके दो, ये नहीं, पेस्टरलिस्ट को हटा, कॉन्ट्रैक्टर को बीच से हटा दिया और बोला कि अब हम फिर से मतलब जो नॉर्मली करते थे कि खुद पेस्टलिस्ट से जाके कलेक्ट करेंगे। ब्रिटिशर्स यहाँ पेस्टलिस्ट से डायरेक्टली कलेक्ट करेंगे। पहले इनडायरेक्टली हो रहा था, पेस्टलिस्ट देंगे कॉन्ट्रैक्टर को और कॉन्ट्रैक्टर देगा ब्रिटिशर्स को, तो अब ये इसको हटा दिया। ईच ऑफ देम वाज गिवन अ पास। अब डायरेक्टली कैसे कलेक्ट करते थे कि हर एक जो पेस्टलिस्ट है उसको एक पास दिया जाता था। जैसे आपका होता है ना स्कूल में आउट पास, हमारे स्कूल में आउट पास हुआ करता था कि अगर किसी को वॉशरूम वगैरह जाना है, बाहर जाना है, तो ऐसे आउट पास लेके ही बाहर जाएगा, और अगर कोई बच्चा बिना आउट पास के बाहर पकड़ा जाता था तो फिर उसको पनिशमेंट मिलती थी। तो ऐसे ही इनको एक पास मिलेगा जिस पे लिखा होगा कि इनका नाम क्या है, इनके पास कितने जानवर हैं और कितना इनको टैक्स देना है। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन इनको मतलब उस पास पे होती थी। और किसी भी पर्सन को, किसी भी पेस्टरलिस्ट को उस पास के साथ ही एंटर करने दिया जाता था। अगर किसी के पास नहीं है तो फिर जो ग्रेजिंग ट्रैक्ट है, मतलब कि वही जो मैदान है, उनके ऊपर उन्हें अपने जानवरों को चराने के लिए नहीं जाने दिया जाता था। अ कैटल हर्डर हैड टू शो द पास एंड पे द टैक्स। अब कैटल हर्डर को क्या होता था कि वो जाएगा, मतलब ये पूरा मैदान है, अब यहाँ पे इन लोगों ने गेट लगा रखा है, तो पेस्टरलिस्ट जो है वो जाएगा यहाँ से अपना टैक्स पास लेके, यहाँ पे जो पर्सन है, गार्ड है, उसको अपना पास दिखाएगा, टैक्स देगा और फिर अपने जानवर को अंदर लेके जाएगा जहाँ पे उसके जानवर जो है वो चारा चरेंगे। द नंबर ऑफ कैटल हेड्स ही हैड एंड द अमाउंट ऑफ टैक्स ही पेड वाज एंटर्ड ऑन द पास। अब इस पास पे लिखा रहता था कि कितने उसके जानवर हैं और कितना उसको टैक्स पे करना है, ये सारी चीजें लिखी रहती थी। तो मतलब ये पास वगैरह का सिस्टम मतलब क्या कि ये अपने पूरे सिस्टम को इफिशिएंट बना रहे हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा सिस्टम है उसे बेहतर बनाया जाए और एक भी पर्सन ऐसा ना छूटे कि जो मतलब टैक्स ना पे कर रहा हो। तो इस तरीके से ये लोगों को
कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये फोर्थ रीज़न भी हमने पढ़ लिया कि क्या था कि ये लोग मतलब ऐसे एकदम टैक्स इम्पोज कर रहे थे पैस्टोरलिस्ट के ऊपर। पहले तो ये लोग फॉरेस्ट रूल्स वगैरह लाए, मतलब सारे रीज़न हम डिस्कस कर ही चुके हैं। चलो एक बार रिवाइज वापस से कर ही लेते हैं, शुरू में तो किया ही था, वापस से इसको एक बार समराइज कर देते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे रीजंस कि किस किस वजह से जो हमारे पैस्टोरलिस्ट हैं वो ब्रिटिशर्स की वजह से परेशान हो रहे थे, या यूं कहें कि किस किस तरीके से ब्रिटिशर्स पैस्टोरलिस्ट को परेशान कर रहे थे। तो पहला रीजन, जो अनकल्टिवेटेड लैंड थी उसको ब्रिटिशर्स अपने अंडर ले रहे थे। ये मैं माउस से ही लिख रही हूँ तो प्लीज मतलब अनकल्टिवेटेड लिखा है, ये समझ जाओ। तो अनकल्टिवेटेड लैंड जो थी उसको ये वेस्ट लैंड समझते थे, उसको अपने अंडर ले रहे थे ताकि उस जमीन पे खेती हो सके, ताकि उस खेती से फिर इनको टैक्स मिल सके। दूसरा ये लोग फॉरेस्ट को कंट्रोल करना चाहते थे, फॉरेस्ट को रेगुलेट करना चाहते थे, और इसीलिए फॉरेस्ट में जो पैस्टोरलिस्ट की मूवमेंट थी उसको ये लोग कंट्रोल कर रहे थे। फॉरेस्ट में लोगों को आने जाने से, फ्रीली आने जाने से रोका जा रहा था, तो हमारे जो पैस्टोरलिस्ट हैं वो परेशान हो रहे थे। तीसरा ये कि इनको क्रिमिनल बोला जा रहा था, जो ये ट्राइब्स मूव करती रहती हैं, जो कम्युनिटीज कंटिन्यूसली मूव करती रहती थी, उनको ये लोग क्रिमिनल समझते थे, और इसके लिए उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लाया था, जिसके मुताबिक जो ये लोग मूव कर रहे हैं उनको एक ही जगह पे, एक ही विलेज पे रहना होगा और ब्रिटिशर्स के मुताबिक मूव करना होगा। अब हमारे जो पैस्टोरलिस्ट है उनका मेन जो इसेंस है, जो नेचर है, वो है ही यही कि वो नोमैडिक हैं। दे कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर हर्ड्स। बट हो क्या रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें यहीं रुकना होगा, तुम्हें इधर से उधर मूव नहीं करना। तो इस तरीके से इनकी जो मूवमेंट है वो फिर रोकी जा रही थी। और चौथा ये कि इनसे कलेक्ट किया जा रहा था टैक्स, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू और फिर डायरेक्टली। तो इस तरीके से इनका हो रहा था एक्सप्लॉइटेशन, लोगों को हो रही थी परेशानी। इतना इनके पास खाने के लिए नहीं था, इतना ये लोग कमा नहीं रहे थे जितना कि ये लोग टैक्स की डिमांड कर रहे थे, जितना कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह हैं इनको परेशान कर रहे थे। तो लोगों की सिचुएशन हो रही थी खराब, और इनकी लाइफ जो है वो बेकार होती जा रही थी, प्रॉब्लम्स इन्हें काफ़ी सारी झेलनी पड़ रही थी।